स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और हम इस पार्ट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 8 नियंत्रण, आज हम इसमें कवर करेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नियंत्रण का अर्थ समझाइए, कंट्रोलिंग का मीनिंग बताना है। तो चलिए देखते हैं, नियंत्रण को किए गए कार्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं कि जो हमने पिछले कार्य किए थे हम कहाँ बैकवर्ड जा रहे हैं, प्लानिंग की ओर, ठीक है, के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह कार्य के लिए मानक निर्धारित करने और फिर किए गए वास्तविक कार्य की तुलना करते हैं। हमने कुछ मानक सोच के हमने जो प्लानिंग की थी तो हमने उसमें कुछ ना कुछ मानक एग्जीक्यूट किए थे और उसी मानकों को प्राप्त करने के लिए हमने कुछ परफॉर्मेंस किया। तो करने के बारे में है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी संगठन में सभी गतिविधियां तय योजना के अनुसार की जाती हैं कि नहीं। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोलिंग। हम इसमें बैकवर्ड प्लानिंग की ओर जा रहे हैं। प्लानिंग में हमने मानक सेट किए थे और कंट्रोलिंग में हमने उन मानकों को प्राप्त कर लिया, यानी उसकी ओर हम देखते हैं। तो हम यहाँ क्या है, नियंत्रण को हम बैकवर्ड प्रोसेस कहते हैं और प्लानिंग को हम फॉरवर्ड फ्यूचर में झांकने वाली प्रोसेस कहते हैं। और जो नियंत्रण है वो हमारी बैकवर्ड प्रोसेस होती है, जिसमें हम वैल्यूएशन करते हैं कि जो हमने मानक सेट किए थे वो हमने अचीव कर लिए या नहीं। ठीक है, हम एक्चुअल पास्ट परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसे विचलनों के प्रभावी ढंग से निपटने के दौरान प्रबंधक को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हमें उस प्रिंसिपल का नाम बताना चाहिए कि जब डिविएशन कमी आ रही है उससे निपटने के लिए मैनेजर्स को आना चाहिए। किसी एक ऐसी स्थिति का उल्लेख करें जिसमें संगठन को नियंत्रण प्रणाली अपनी प्रभावशीलता खो देती है। और ऐसी स्थिति बताइए जहां पे जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो खो देता है। तो चलिए देखते हैं, विचलन क्या होते हैं हमारे, डिविएशन होते हैं। विचलन से निपटने के लिए जिस सिद्धांत को अपनाया है जाना चाहिए यह है अपवाद द्वारा प्रबंध। ठीक है, जो है एक्सेप्शन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सेप्शन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इसमें हम क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे। यह मानकों को मात्रात्मक रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव में होगा, वो मात्रा के अनुसार मात्रात्मक रूप से नहीं होता, मींस इन टर्म्स ऑफ नंबर हम नहीं कर सकते। अब कई होते हैं कि जैसे जो परफॉर्मेंस है वो उनको एम्प्लॉयज को कैसी संतुष्टि दे रही है, तो ये जो है कि साइकोलॉजिकल तरह की संतुष्टि है, तो हम उनको इन टर्म्स ऑफ नंबर शो नहीं कर सकते। तो जो भी हम इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं बता पा रहे हैं, तो संगठनों की नियंत्रण प्रणाली प्रभावशीलता खो देती कि जब हम जिसको भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ही निकलेगा, और जब हम नंबर में उसका परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो जो नियंत्रण प्रणाली है वो खो जाएगी। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, अलग अलग कर्मचारियों के लिए नौकरी की संतुष्टि अलग अलग होती है। वही जो मैंने बताया कि हर एक कर्मचारी के किसी के लिए प्रमोशन मायने रखता है, किसी के लिए पैसा मायने रखता है। तो कोई प्रमोशन में एक पद उन्नति हुई या अलग अलग सेटिस्फेक्शन है हर किसी एम्प्लॉय का, कि कोई कार्य करके खुश रहता है, कोई प्रमोशन या किसी को प्राप्त करने के लिए पैसा चाहता है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बाय मैनेजमेंट का रूल है और सिद्धांत है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। किसी एक स्थिति का उल्लेख करें जिसमें किसी संगठन को नियंत्रण प्रणाली अपनी प्रभावशीलता खो दी थी। अब हमें यहाँ कंडीशन बतानी है जिसमें वही जो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कंट्रोलिंग प्रोसेस या प्रणाली खो देती है। तो चलिए देखते हैं, जब भी मानकों को मात्रात्मक शब्दों में, ठीक है, जब भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मात्रात्मक शब्द मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब हम जो परफॉर्मेंस निकली है वो हम कैसे नहीं कर पा रहे हैं, मात्रा या नंबर के रूप में नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मात्रात्मक, तो नियंत्रण प्रणाली अपने आप खो देती है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, जिससे वास्तविक और मानक प्रदर्शन के बीच होने वाले विचलन को मापना मुश्किल हो जाता है। जब हमारा नंबर, जैसे हमें 10,000 का लेकर चला था, 8,000 हमने अचीव किया तो 2,000 का डिविएशन आया, तो इसको हम नंबर में कर रहे हैं, लेकिन कोई मानसिक रूप से कितना संतुष्ट है, हर किसी की संतुष्टि अलग है। जब हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, नंबर में नहीं तौल पाएंगे, क्योंकि ये संतुष्टि मानसिक रूप से है, तो हम क्या है, मैनेजमेंट अपना जो प्रणाली का प्रबंधन है या जो वो है प्रणाली प्रबंधन वो खो देता है। उदाहरण के लिए
नौकरी की संतुष्टि में मात्रात्मक शब्दों वर्ण नहीं किया जाता। अब किसको किस तरह का जॉब कर रहा है, किसी की सैलरी हाई है, किसी की लो है, ठीक है, तो ये तो हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे सेटिस्फेक्शन हो रहा है ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग है। हर जो जैसा वो जॉब कर रहे हैं तो वैसा वो सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं, कोई अपर लेवल में, कोई निचले लेवल में। तो ये मानसिक संतुष्टि को दर्शाता है, जिसको हम मात्रात्मक रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दो मानक बताइए जिनका उपयोग किसी कंपनी द्वारा अपने वित्त एवं लेखा विभाग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, हमें वो फैक्टर्स बताने हैं कि जब भी कोई कंपनी अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए वैल्यूएट कर सकती है, कैसा वित्त और लेखा, अकाउंट्स और फाइनेंस को वैल्यूएशन करने के लिए कर सकती है। तो वित्त और लेखा विभाग के प्रदर्शन का मूल्यांकन के लिए किसी कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार है तरलता। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी देखेगी वो, ठीक है, कोई भी कंपनी की कितनी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी, और पूंजी कैपिटल फ्लो। ठीक है, पूंजी का प्रवाह मतलब कैपिटल फ्लो, ये दो चीजें देखेगी जब भी कोई, अगर वित्त और लेखा की बात कर रहे हैं तो ये कितने एसेट हैं, कितना इनका एसेट है, उनके कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम, वो पूंजी फ्लो में तरलता, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये दो चीजें वो देखेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानक प्रदर्शन और वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतर को इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, पास्ट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, पास्ट और वास्तविक मतलब होता है एक्चुअल, तो पास्ट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापने के लिए कौन सा मानक का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम बताना, तो उसको होता है विचलन, इसको हम बोलते हैं डिविएशन। ठीक है, डिविएशन वह शब्द है जिसका उपयोग मानक और वास्तविक मानक के बीच अंतर इंगित करने के लिए किया जाता है। ये हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस से पास्ट परफॉर्मेंस को, पास्ट प्रदर्शन को कंपेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानक, डिविएशन। ठीक है, डिविएशन क्या है, एक्चुअल से हम पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब ये है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला है, योजना बनाना आगे की ओर देखना है और नियंत्रित करना पीछे की ओर देखना है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग में हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं और कंट्रोलिंग में पीछे की ओर। ठीक है, तो इसका हमें टिप्पणी करना है, तो चलिए देखते हैं। नियोजन किए जाने वाले कार्य के संबंध में अग्रिम रूप से एक संरचना बनाने की प्रक्रिया है। नियोजन क्या कर रहे हैं कि हमको जो भविष्य में कार्य करना है उसमें योजना बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये है उद्देश्य और लक्ष्यों को परिभाषित करने में सहायक है। जो भी संस्था के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उसको परिभाषित करता है, जिन्हें किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता। जो संगठन क्या करेगा, जो भी लक्ष्य उसने बनाया उनको प्राप्त करेगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नियोजन आगे देखने के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं प्लानिंग में, तो ये आगे देखने की प्रक्रिया है, जिससे भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना शामिल है। हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने सिर्फ सेट की प्लानिंग की है कि हम भविष्य में ये चीजें अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, भविष्य की ओर झांकने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण पिछले प्रदर्शन के आंकलन, हमने कैसा कार्य किया है, जो हमने नियोजन में क्या योजनाएं बनाई थी, अब हमने क्या अचीव किया, एक्चुअल आउटकम क्या अचीव किया है, उसका आंकलन करने में ध्यान रखता है और उन्हें निर्धारित मानकों के साथ तुलना करता है। ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस से पास्ट परफॉर्मेंस हम कंपेयर करते हैं। इस विशेषताओं के कारण इसे पीछे की ओर, क्योंकि हम नियंत्रण में कहाँ जा रहे हैं, नियोजन की ओर, योजना की ओर ही जा रहे हैं, बैकवर्ड्स जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, नियंत्रण से योजना की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, बैकवर्ड्स लुकिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, भविष्य कहा जा सकता है। ठीक है, इस विशेषण के कारण इसे पीछे देखने के लिए भविष्य कहा जा सकता है। लेकिन ये सभी कथन आंशिक रूप से सही है, पार्शियल सही है, क्योंकि नियोजन पिछले अनुभवों और बेहतर करने के तरीके के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नियोजन हम कैसे करते हैं कि हम जो पास्ट परफॉर्मेंस थी उसको और अनुभव से या जो भी कमी थी उसमें सुधार करने के हिसाब से करते हैं। इसी तरह नियंत्रण, हालांकि पिछले प्रदर्शन को देखा जाता है, जो हम क्या कर रहे हैं नियोजन में जाके, जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस है उसमें कुछ कमी रह गई तो वो सुधार रहे हैं, जबकि हम नियंत्रण में क्या कर रहे हैं, पिछले प्रदर्शन को देखना है, इसका उद्देश्य भविष्य के प्रदर्शन को बेहतर करना है। ये भविष्य की योजनाओं में झांक रहा था नियोजन, और नियंत्रण भविष्य जो कमी हो गई है डिविएशन के रूप में, उसको बेहतर बनाने के रूप में देखता है। ठीक है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि नियोजन और नियंत्रण दोनों आगे और पीछे देखने की कार्य हैं। ठीक है, इसलिए हम इस पे इस तरह टिप्पणी कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, नियंत्रण से वापस जा रहे हैं योजना के अनुसार जहां हमने प्लानिंग की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब कुछ नियंत्रण
करना का ये प्रयास अंततः कुछ भी नियंत्रित ना कर पाने में परिणत हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर, सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। यह कथन अपवाद द्वारा प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो हमने अभी देखा भी था पिछले क्वेश्चन में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या एक्सेप्शन बाय मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के सिद्धांत पे है। जैसे कि हाँ, ये इस नियम में कहा गया है कि हर चीज को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना संभव नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि हम हर सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, और यह सिद्धांत बताता है कि सभी विचलनों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय कुछ परिभाषित सीमाएं, जो हमारी सेट लिमिट है, हम सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, सब चीज हमें अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ सब में विचलित आएगा। तो हम किस पे फोकस करें? की पॉइंट एरिया में, ठीक है, जहां से परिभाषित सीमाएं, जो कुछ हम सीमाएं तय कर ले उस पे उसको निर्धारित की जाना चाहिए, और केवल तभी विचलन सीमा से परे हो जाए तो उन नियंत्रण उपायों के लिए प्रबंधक को सूचित किया जाना चाहिए। एक हमें सेट करना है, लिमिटेशन सेट करना है, एक रेखा सेट करनी है। अगर कार्य उसके उस रेखा से बाहर जा रहे हैं, उस विचलन जो है सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो प्रबंधकों को हमें सूचित करना है कि हमने जो सोचा था उस अनुसार कार्य नहीं आया, उसमें कुछ ना कुछ डिविएशन आया। तो ये कौन सा सिद्धांत है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें हम मान के चलते हैं हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ सीमाएं सेट करनी होंगी, वो चीजें उस पे हमें फोकस करके केंद्र बिंदु रखना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक के रूप में बजटीय नियंत्रण को एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट कंट्रोलिंग की तकनीक के रूप में बजट के जो बजट कंट्रोलिंग है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। बजटीय नियंत्रण एक ऐसी तकनीक है, बजटीय क्या है, बजट कंट्रोलिंग क्या प्रोसेस है, जो बजट के रूप में योजनाएं तैयार करने से संबंधित है। बजट हर साल हमारा पास होता है फरवरी में, ठीक है, पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो बजट पास होता है, तो वो बजट की योजनाएं बनाते हैं कि इस साल क्या क्या किन किन चीजों पे टैक्स ज्यादा लगा या कम हुआ, तो वो बजट की योजनाएं बनाने से वो रिलेटेड है। ये एक वित्तीय विवरण है, ठीक है, ये क्या है, फाइनेंशियल डिटेलिंग है, जो हमें बताता है कि हमें क्या हासिल किया जाना चाहिए। ठीक है, हम अगर बजट बना रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में हम बजट देते, कितना बजट है उस हिसाब से पैसा होगा तभी तो हम कार्य कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं उससे, ये हमें क्या हासिल किया जाना है और समय अवधि के लिए किन नीतियों का पालन किया जाना है। कि लॉन्ग टर्म बजट है आपका, शॉर्ट टर्म बजट है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के भीतर का, लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल के ऊपर का, तो उसमें हम टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शन की तुलना, अब हम यहाँ जैसे पार्लियामेंट से बजट पास होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं, सीतारमन जी हैं हमारी, वो देती हैं हर साल बजट की चीजों पे कितना टैक्स लेवी हुआ, किस पे कम हुआ, किस पे ज्यादा हुआ। तो उसी प्रकार अगर कोई संस्था देख रही है तो इस प्रकार देखिए, प्रदर्शन की तुलना में बजट को निर्धारित मानकों से की जाती है। ठीक है, जो हमने मानक सेट किए उनसे हम करेंगे। इस तरह की तुलना विचलन के परिभाषित करने और सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करती है। जब हम बजट बना रहे हैं और हम कोई सोच के चल रहे हैं कि ये बजट है, उस हिसाब से हम ये रिजल्ट आउटकम कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई कमी हो जाती है तो कमी को हम क्या करते हैं, सुधारते भी हैं। तो डिविएशन को हमें सुधारना है। अलग अलग विभाग को लिए अलग अलग बजट होता है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए अलग है, फाइनेंस टीम के लिए अलग है, हाँ, और परचेजिंग टीम के लिए हम हर कंपनी में हर तरह का बजट दिया जाता है हर डिपार्टमेंट को। ठीक है, बजट कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। ठीक है, क्या है, एम्प्लॉय मोटिवेशन का भी काम कर रहे हैं और उन्हें अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ये बजट है, हमको इतने में इतना इस्तेमाल करके, इतना रिसोर्स इस्तेमाल करके इतना आउटकम अचीव करना है, तो उसके लिए हमें ये प्रोत्साहित करते हैं। उचित बजट उपायों के साथ संसाधनों को समान रूप में वितरित किया जा सकता है और उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो हमें क्या है, प्रॉपर बजट बताएं और उसका सॉल्यूशन के साथ क्या है, वितरित करें हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, और उसको उन बजटों को उसी हिसाब से रिसोर्स, मतलब कम से कम लागत में हमें ज्यादा से ज्यादा माल बनाना है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करके, वितरित करके हम उसको इस अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो जो बजट होता है, बजट प्रणाली में भी हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बजट दिया जाता है जिसमें हम संसाधनों का उत्तम प्रयोग कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझाइए कि प्रबंधन लेखा परीक्षा किस प्रकार नियंत्रण की एक प्रणाली तकनीक के रूप में कार्य करती है। हमें यहाँ ये समझाना है कि जो मैनेजमेंट है, लेखा परीक्षा मतलब अकाउंट्स की परीक्षा या अकाउंट्स परीक्षण में कैसे मदद करती है। तो प्रबंधन लेखा परीक्षा किसी संगठन में प्रबंधन के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ठीक है, जो हम अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं, उसका वैल्यूएशन जो करते हैं
उसमें हमें कंट्रोलिंग कैसे मदद करती है, तो ये क्या करती है, वैल्यूएशन करती है, जो भी कोई भी चीज है, एक्टिविटीज, उसका वैल्यूएशन करती है। ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधन को प्रभावशीलता से सुधार में उपयोगी है। ठीक है, तो जो भी हमने उद्देश्य सेट किए उसको प्राप्त करने के लिए ये प्रभावशाली मतलब कैपेबल होती है, तो ये हम वैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं। ये प्रबंधकों के कार्य का मूल्यांकन करती है, जो मैनेजर्स ने हमारे कार्य किया उसका वैल्यूएशन कर रही है, और उन क्षेत्रों को जाकर करता है जहां कर्मियों कमियां देखी जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूएशन करें, तो वैल्यूएशन में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में कमी हो रही है, तो उसमें हम सुधार कर रहे हैं, तो हम वो क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ कमियां, डिविएशन निकल के आए हैं। तो निम्नलिखित बिंदु नियंत्रण को एक तकनीकी के रूप में प्रबंधन लेखा परीक्षा को महत्व को समझाने में सहायक होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन से बिंदु हैं। इसमें कार्य में कमियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो भी हमने एक्टिविटीज की उसमें जो भी कमी आए उसको, उसकी पहचान हो सकती है, आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे सुधार हम कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सुधारक कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरा है प्रबंधन ऑडिट करके विभिन्न प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट कब होता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं, उनका वैल्यूएशन करने के लिए ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, तो उस गतिविधि से भी कि कहाँ क्या कमी, जितना बजट दिया गया था या उस हिसाब से वो यूज हुआ कि नहीं, या एक्सेस बजट यूज कर लिया गया है, तो वो हम चेक कर सकते हैं ऑडिट से, जिससे संगठन की समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। ठीक है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सुधरता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा है कार्य को प्रभावशीलता की निगरानी होने से कर्मचारी और विभागों के बीच समन्वय होता है। इससे जो कार्य है और जो एम्प्लॉयज उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। चौथा है ये संगठन को पर्यावरणिक परिवर्तनों के अनुसार ढलने में सहायता करता है। ठीक है, जो बजट हमने दिया था कि भाई अगर हमें रेनी सीजन है तो हम क्या, सब बजट बना था हमें रेनकोट्स बनाने का, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर करेंगे, तो जो पर्यावरण के अनुसार, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए हम पारिवारिक एनवायरमेंट चेंजेस को सहायता करता है, और ये रणनीतियों और नीतियों को निरंतर उद्यत करने की सुनिश्चित करता है। जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उस अनुसार ये नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बजट का देखा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्री अल्फ्राज स्टेशनरी आइटम बनाने वाली फर्म ड्राइवलेट प्रोडक्ट्स लिमिटेड के उत्पादन विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये अल्फ्राज स्टेशनरी है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका नेतृत्व करती है। फर्म को एक निर्यात ऑर्डर मिला और जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना था। ठीक है, निर्यात मतलब फर्म के पास एक ऑर्डर आया जिसे समय पे ये प्रायोरिटी के हिसाब से पूरा करना था, और सभी कर्मचारियों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, कि कितना किसको एम्प्लॉय को प्रोडक्शन करना है वो टारगेट भी दिया गया था। एक कर्मचारी श्री भान प्रसाद लगातार 2 दिन तक अपने दैनिक उत्पादन लक्ष्य में 10 यूनिट कम उत्पादन कर पाया। ठीक है, जो एक एम्प्लॉय उसका नाम भान प्रसाद है वो 10 यूनिट कम बना पाया। श्री अल्फ्राज ने कंपनी की सीईओ सुश्री वसुंधरा से श्री भानु प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज की, क्योंकि उसने कम प्रोडक्ट्स बनाए, तो सीईओ के पास कंप्लेन कंपनी ने दर्ज कराई और उनकी सेवाएं समाप्त करने की अनुरोध किया। ठीक है, कि उनको रिट्रेच कर दिया जाए, मतलब संस्था से या कंपनी से निकाल दिया जाए। तो प्रबंधन नियंत्रण के उस सिद्धांत की व्याख्या करें जिसे सुश्री वसुंधरा को अपना निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए। तो ये डिसीजन लेते टाइम जो सीईओ हैं मिसेस वसुंधरा, उनको किस बात का, किस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए, उसकी बात करना है। तो चलिए देखते हैं स्थिति में अपवाद द्वारा प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के सिद्धांत, इस प्रिंसिपल का पालन किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत कहता है कि सब कुछ नियंत्रित करने में कोई भी प्रयास अंततः कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता। एवरीथिंग कांट बी कंट्रोल, और जब हम सब नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा कि हम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल उन विचलनों को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो सीमा से परे हैं। ठीक है, जो एक हमने सेट लिमिटेशन की है, अगर डिविएशंस उसके बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ हम वो कंट्रोल करेंगे और उचित कार्यवाही, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। इसलिए श्री भानु को इतनी छोटी वजह से नौकरी से नहीं निकाल सकते। ये कोई, उन्होंने 10 यूनिट कम बनाए हैं तो ये कोई वजह नहीं है कि हम उनकी सेवाएं समाप्त कर दें। तो जब भी वो ऐसा डिसीजन लेंगी, क्योंकि परफॉर्मेंस में हेरफेर होता रहता है। ठीक है, जो एक्चुअल है या जो हमने एक्सपेक्टेड था उसमें डिविएशंस आते हैं, तो इस छोटी सी वजह से इस सिद्धांत यही बताता है कि सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इस छोटी सी वजह से उनकी सेवाएं हम समाप्त नहीं कर सकते। तो जो सीईओ है ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का सिद्धांत लेकर चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट सीरीज में जो है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।